हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हमारी ये जो श्रृंखला है दोस्तों, जिसे मैराथन हमने नाम दिया है, ये ऑनलाइन क्लासेस पे हम लोगों ने शुरू किया है। इस कड़ी में ये जो हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा जो है, यानी पार्ट 4 कह लीजिए, जो हम ईवीएस का था, जिसमें हम स्पेशली केवल ईवीएस पेडागॉजी पर ही फोकस करेंगे। ये हमारा लास्ट सेशन होगा और इस सेशन के साथ ही आपके जो है ईवीएस का पूरा सिलेबस जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ जो है कवर कर लिए हैं। और कुछ क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट के जो है कुछ क्वेश्चन का सीरीज अगर टाइम मिलता है तो डेफिनेटली हम ले आएंगे। ठीक है, तो पेडागॉजी का आज हमारा पोर्शन रहेगा। ईवीएस जो है पेडागॉजी, यानी पर्यावरण शिक्षण। ठीक है, ये पर्यावरण शिक्षण हमारा जो टॉपिक है, जो ये एक ही वीडियो में पूरा का पूरा मैराथन के तौर पे हम कवर करेंगे। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट सेशन है और इसको मिस मत करिएगा। एग्जाम से पहले जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्स में जो ज्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं हम उसको भी सॉल्व करेंगे। जहां से क्वेश्चन आते हैं उसको फोकस करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, चीजों को क्या है समझना है हमें। इस शिक्षण में क्या है, कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन आते हैं। वो आपकी कंसेप्ट को जानना चाहते हैं कि अगर आपको टीचर बना दिया जाए तो आपके अंदर पूर्वानुमान, आकलन है ना, ये सारी जो एस्टिमेशन है, ऑब्जर्वेशन है, ये सब चीजें देखकर आप स्टूडेंट के बारे में जो कुछ जानना है, इंफॉर्मेशन लेना है, क्या उसके काबिल आप हैं या नहीं हैं। ठीक है, बेसिकली ये आपका टेस्ट होता है, बच्चों की एक्टिविटी से आपका टेस्ट होता है। तो इसलिए इसके आंसर्स देने से पहले कभी भी क्वेश्चन का टाइप देखना होता है, क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। और अमूमन आप क्या करिए, अपने आप को समझ लीजिए, आपसे कंडीशन दे दिया जा गया है कि ये कंडीशन होगा तो आप क्या करेंगे, वह मान करके हम उसका सॉल्यूशन देंगे या आंसर देंगे जो भी क्वेश्चन पूछा रहेगा। फिलहाल आते हैं तो सबसे बेसिक जो पहला जो हमारा टॉपिक है, पर्यावरण की अवधारणा एवं क्षेत्र। पर्यावरण का अवधारणा, पर्यावरण की अवधारणा और क्षेत्र। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस ये हमारा जो है टॉपिक होगा पहला। तो इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। एक बार डिफिनेशन इसका पूछा गया है, पर्यावरण, व्हाट इज एनवायरनमेंट। ठीक है, तो पर्यावरण से क्वेश्चन था कि पर्यावरण हम किसको कहते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे समझिए इसको, पर्यावरण की जो भी डेफिनेशन हो बहुत आसान सी भाषा में हम कहें। पहली चीज इसको हमने कहा कि भाई पर्यावरण को हम लिख सकते हैं क्या चीज, परिधन आवरण। यही क्वेश्चन था, इसका यही आंसर था। परी का मतलब होता है जो सपनों में आती है रात में, वो नहीं है यहाँ पे। परी का मतलब होता है चारों ओर, यानी घिरा हुआ। ठीक है, चारों ओर, परी का मतलब चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। ठीक है, तो चारों ओर से जो घिरा हुआ है कोई व्यक्ति, उसी को उसका पर्यावरण कहते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं, एक कोई व्यक्ति ले लीजिए, खुद को ले लीजिए, आप जिस चीज से अपने चारों ओर घिरे हुए हैं वही आपका पर्यावरण है। जैसे आप कहेंगे कि वायुमंडल, तो बिल्कुल वायुमंडल है, लेकिन साथ में एक और चीज होना चाहिए जिससे आप घिरे हैं, उसका आपसे कोई रिलेशन भी होना चाहिए, कोई संबंध होना चाहिए। आप कहेंगे कि भाई नदी है, उससे भी हमारा संबंध है, क्योंकि नदी का पानी या तो हम पीते हैं या तो नदी का पानी से हम बिजली बनाते हैं, जो भी है सिंचाई करते हैं, कोई ना कोई हमारा संबंध है। तालाब है, कुआं है, वायुमंडल है, वायु है, पर्वत है, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं हमसे क्या है, इंटर रिलेटेड है, हमसे संबंधित है। ठीक है, अब मैं पूछूं क्या यह जैविक है कि अजैविक, यानी यह चीजें जीवित हैं या निर्जीव हैं। आप कहेंगे निर्जीव है। ठीक है, आप पेड़ पौधों से भी घिरे हुए हैं,
बैक्टीरिया से भी घिरे हैं, कवक से भी घिरे हैं। इन सब का कहीं ना कहीं हमसे क्या है, कोई एक रिलेशन है, यानी ये अभी क्या है, हमारे एक पर्यावरण के हिस्से हैं। लेकिन ये जैविक हैं या अजैविक? आप कहेंगे जैविक हैं। इसका मतलब पर्यावरण वो चीजें होंगी जिसमें जैविक और अजैविक दोनों चीजें होंगी। ठीक है, यानी कि जिस चारों ओर जिस चीज से आप घिरे हैं वो चीजें क्या हो सकती हैं, आप कहेंगे कि वो चीजें बायोटिक हो सकती हैं यानी जैविक हो सकती हैं, और क्या हो सकती हैं, अजैविक हो सकता है। ठीक, अजैविक यानी कि अबायोटिक, और जैविक का मतलब बायोटिक, जिसमें जीवन हो। ठीक है, जैसे आप किससे घिरे, आपने कहा कि भाई हम पेड़ पौधों से घिरे हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधा हो गया। ठीक है, और किससे घिरे हैं, आप कहेंगे जंतुओं से घिरे हैं तो जंतु भी हो गए। आप कहेंगे कवक से घिरे हैं तो कवक भी हो जाएगा। आप कहेंगे जीवाणु यानी बैक्टीरिया से घिरे हैं तो बैक्टीरिया भी हो जाएगा, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, पर्यावरण के जैविक घटक हैं। अजैविक घटकों में आपने कहा कि जल है, बिल्कुल सही बात है। आपने कहा वायु है, हमने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, वायु हो जाएगा, जल हो जाएगा। इसके अलावा आप कहेंगे कि नदी हो जाएगा, तालाब हो जाएगा। ठीक, तालाब हो जाएगा। ये सब जो है अजैविक कारक होंगे। ठीक है, हमने कहा यार एक और संबंध तो है हमारे यहाँ, अगर हम पर्यावरण की बात करें तो हम क्या है, सोशली भी इंटरैक्ट होते हैं दूसरों से, संबंध होता है। यानी एक मनुष्य का जो है सोशली किसी दूसरे मनुष्य से क्या होता है, कोई ना कोई रिश्ता होता है, कोई संबंध होता है। और पर्यावरण में क्या होता है, जो हम संबंध ही देखते हैं कि है या नहीं है। तो जो रिलेशन होता है वो रिलेशन हमारा अजैविक घटक होता है। व्यक्ति तो जैविक है, लेकिन जो हमारा रिलेशन है उससे वो क्या है, अजैविक, सोशली, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो जैविक को जो है हमने कहा यार दो भागों में बांट दो। ठीक है, अजैविक को दो भाग में बांट दिया। एक को हमने कहा यार भौतिक कारक होंगे, फिजिकल होंगे, जो दिखेंगे, जिसका भी हमने नाम लिया। तो भौतिक कारकों में क्या हो जाएंगे, फिजिकल में जल हो जाएगा, वायु हो जाएगा, है ना, तालाब हो जाएगा। ये सब चीजें क्या होंगी, भौतिक कारक होंगी। दूसरा क्या हो जाएगा, पर्यावरण का घटक एक कहेंगे हम, दूसरा जो है अजैविक वो होगा सांस्कृतिक। जैसे कि हम लोग किस में रहते हैं, तो आप कहेंगे बस्ती में रहते हैं, है ना। तो बस्ती क्या है, कोई दूसरे बस्ती से हमारा कोई ना कोई रिलेशन होता है। ठीक है, वो सांस्कृतिक हो जाएंगे, ठीक, कल्चरल हो जाएंगे। ठीक, कल्चरल फैक्टर हो जाएंगे हमारे एनवायरनमेंट के। बस्ती हो गया, समुदाय हो गया, है ना, हम समुदाय में रहते हैं, हम इसमें भी कहीं ना कोई हम लोग का रिलेशन है। इसके अलावा जो है हम क्या करते हैं कि हमारे जैसे मान लीजिए कला हो गया, है ना, कला से कोई ना कोई संबंधित होता है हमारा। एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे मेला हम लगाते हैं तो क्या होते हैं, कल्चरली हम एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो ये पर्यावरण के घटक हैं, जिसमें एक जैविक होते हैं और दूसरा अजैविक होता है। जैविक में जो जिंदा होगा, अजैविक में जो जीवित नहीं होंगे। अजीवित को हमने दो भागों में बांट दिया। एक को हम कहेंगे यार ये भौतिक कारक है, फिजिकल है, और दूसरे को हम कहेंगे कल्चरल यानी सांस्कृतिक कहेंगे। तो भौतिक वो जिसे हम दिखाई दे जो महसूस कर सकते हैं वैसे कारक, जैसे जल, वायुमंडल, तालाब, ये कुआं, ये सब जितने भी चीजें हैं, नदी है, पहाड़ है, रेत है, रेगिस्तान है, मरुस्थल है ना, उसके बाद से कह सकते हैं बर्फ है, ये सारी की सारी फिजिकल कोई ना कोई संबंध है। कल्चरल लेवल पे देखा जाए तो सांस्कृतिक लेवल पे जैसे हम समुदाय में रहते हैं, ठीक है, तो समुदाय में हमारा एक समुदाय अलग है, किसी और का समुदाय अलग है। हमारा समुदाय उस समुदाय से किसी ना किसी तरीके से अट्रैक्ट भी होता है, यानी अट्रैक्शन, वो हमारा संबंध होता है उसमें कोई ना कोई, ठीक है, एक रिलेशन होता है दूसरे समुदाय से। हमारी बस्ती दूसरे बस्तियों से कोई ना कोई जो है लिंक होता है उसका। तो ये सारी के सारे अजैविक घटक होते हैं। तो ये हमारा बेसिक चीजें था। और बात अगर डेफिनेशन की आ जाए कि पर्यावरण किसको कहते हैं, तो आइए डेफिनेशन आपको बोर्ड पे लिख देते हैं, आप वहीं से समझ जाइएगा। दोस्तों देखिए, पर्यावरण की एक डेफिनेशन मैंने लिखी है, जैसे लिखा है, पर्यावरण जीवधारियों के क्रियाकलापों का स्थल है जिस पर मानव तथा अन्य जीवधारी यानी जीव जंतु पर्यावरण तत्वों के साथ संबंध स्थापित कर अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। ठीक है, तत्वों के साथ संबंध स्थापित कर अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। ये तो बात है डेफिनेशन की, छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए। क्या डेफिनेशन, ये तो किताबी चीज है। हम आते हैं, जानते हैं क्या है, बस आप ये जानिए, दिमाग में यही रखिए अपने।
पर्यावरण का मतलब हमको छोड़ दीजिए, बाकी जो मेरे विचारों तरफ है सभी चीजें पर्यावरण है। बात खत्म हुई इस पे। बस जो भी चीजें हैं, अब भाई जाहिर सी चीज है, हमने कहा आपसे पर्यावरण जीवधारियों के क्रियाकलापों का एक स्थल है। यहीं पर तो हम जो भी क्रियाकलाप करना करते हैं, मानव तथा अन्य जीवधारी तत्वों के साथ संबंध स्थापित कर, जंतु पर्यावरण के तत्वों के साथ एक कोई ना कोई हम क्या करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन मछली को भी चाहिए, ऑक्सीजन हमको भी चाहिए, लेकिन हम पानी में नहीं रह सकते हैं और मछली हवा में नहीं रह सकती है। क्यों ऐसा, जबकि दोनों जगह ऑक्सीजन है। पानी में भी घुलित ऑक्सीजन है, बीओडी जिसको हमने कहा था, और यहां भी ऑक्सीजन है जो गैस के फॉर्म में रहता है। तो दिक्कत क्या है, हमारा जो एनवायरनमेंट है हमें गैसियस फॉर्म में अलाउ करता है ऑक्सीजन को, और जो मछली का एनवायरनमेंट है वो उसे जल में ऑक्सीजन के लिए अलाउ करता है कि पानी का ही तुम ऑक्सीजन जो है यूज करोगे, जिसके पास गिल्स होते हैं, गलफड़ होते हैं। यानी कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए हमको, ठीक है, साथ में यह भी चाहिए कि किस कंडीशन में हमको ऑक्सीजन दी जा रही है। इसका मतलब यही है कि हम अगर कोई रिलेशन बनाते हैं, कोई हम क्या करते हैं, पर्यावरण के साथ कोई संबंध बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ही एक संबंध बनाते हैं कि हमारा एक जो अस्तित्व है वो बचा रहे पर्यावरण के साथ। जैसे अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाती है तो क्यों इतना लफड़ा है, क्यों ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है आदमी इतना परेशान है कि वैश्विक तापन की वजह से जो है जीवधारियों की जो क्रियाकलाप है, या हमारे ऊपर जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो हमारी जीवन जो जितने साल तक जीवन रहता था, जीवित रहते थे, वो साल दर साल कम होता जा रहा है। किस वजह से, तो लोगों ने कहा यार प्रदूषण की वजह से। इस प्रदूषण की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो है पर्यावरण में जो घटनाएं हैं वो जो नॉर्मली होती थी वो एब्रप्टली चेंज होके बदल गई हैं। तो जाहिर सी चीज है, हम अपना क्या बचाएंगे, अस्तित्व बचाना है। किससे संबंध बना रहे हैं, पर्यावरण से। तो इस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हम कहीं ना कहीं इस पर्यावरण से रिलेटेड हैं, और इसको बचाने के लिए हम हर चीज कर रहे हैं। और इसी के लिए मीटिंग होता है 1997 में, जिसे आप क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये सब चीजें जो है चलती रहेंगी, वो अलग चीजें हैं। बहरहाल ये है पर्यावरण, ठीक। तो पर्यावरण क्या है कि मनुष्य अपने अस्तित्व या जीवधारी अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पर्यावरण यानी कारक, पर्यावरणीय कारक भी कह सकते हैं, जो है इनसे एक संबंध बनाता है, उसी को हम कहते हैं पर्यावरण, जिससे वो चारों तरफ से घिरा होता है। नेक्स्ट हम जो है टॉपिक आते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस क्या है। देखिए, अगर एनसीएफ की बात किया जाए तो सबसे पहले 1975 में एनसीएफ आया। उसने कहा कि हाँ, एक सब्जेक्ट के रूप में ईवीएस पढ़ाइए, लेकिन कहा कि 1-2 में मत पढ़ाइए आप, क्योंकि बच्चे जो होते हैं 1-2 में वो पर्यावरण की जो चीजें होती हैं, नेचुरल चीजों से इंटर रिलेट होती हैं। तो उनको क्या करिए, पर्यावरण जब पढ़ाना है तो एक सब्जेक्ट नहीं, कई सब्जेक्टों को मिलाकर, और जो उसके आस पास के जो प्राकृतिक चीजें हैं उससे रिलेट करके उसको पढ़ाइए। अगर पढ़ाना है 1 नंबर गणित, तो उसको पेड़ दे दीजिए, क्योंकि वो पेड़ देखता है, वो डेली आता है, एक पेड़ को देखता होगा, पेड़ों को देखता होगा। हम दिखा कर कहेंगे 1, समझेगा वो बच्चा। तो 1-2 में हम प्राकृतिक चीजों से बच्चों को रिलेट करते हैं, इसलिए हम वहां सब्जेक्ट नहीं बांटते हैं कि ये गणित तुम्हारे लिए है, नहीं रुक जाओ, ये पर्यावरण अलग है, तुम्हारा सोशल अलग है, सब मिला देते हैं, सबको एकल विषय के रूप में चला देते हैं, जिसमें गणित भी होता है जिसमें जो है आपका सामान्य ज्ञान भी होता है, भाषा भी होता है ना, सामान्य विज्ञान भी होता है, सोशल जो है स्टडीज भी होता है, सबको मिला देते हैं। जब 3, 4, 5 की बात आती है तो 3, 4, 5 में कहा गया कि अब EVS 1 और EVS 2 2 भाग में बांट दीजिए, क्योंकि बच्चा कुछ जान चुका है। तो ये अलग अलग विषय EVS 1 और EVS 2 पार्ट में बांटकर सामाजिक विज्ञान और जो है जनरल साइंस जो है पढ़ाया जाता था, एनवायरनमेंट को मिला के अलग अलग। ये तो रही 1988 में भी वही रहा। 2000 जब एनसीएफ आता है तो कहा गया इन सब बवाल को हटाइए, EVS 1 EVS 2, कहा गया एकीकृत करिए, यानी कि इंटीग्रेटेड कर दीजिए EVS को, और एक में ही सबको मिलाकर EVS के फॉर्म में पढ़ाइए। सोशल को और सोशल साइंस और जनरल साइंस को अलग मत करिए, इन सबको मिलाकर एज अ EVS एक सब्जेक्ट बनाकर पढ़ाइए, ठीक है। तो कक्षा 3, 4, 5 से EVS सब्जेक्ट आया, 1, 2 में EVS सब्जेक्ट नहीं है, याद रखिएगा, एज अ सब्जेक्ट EVS नहीं है। तो ठीक है, आते हैं नेक्स्ट हमारा जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ EVS। ये दोस्तों
हम जो है देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है ईवीएस का। ईवीएस का क्या जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहली जो बात करते हैं हम, ये 10 पॉइंट है, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा पेडागोजी का निचोड़ है ये कह लीजिए। ये जो 10 टॉपिक होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, अगर इसको समझ लीजिए, अगर समझ गए तो आपके पेडागोजी के 70% क्वेश्चन जो है आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। जैसे आते हैं पर्यावरण के प्रति जागरूकता। ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहली चीज कि कोई अगर टीचर बच्चे में कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, यानी कि अगर वो चाहती है कि वो बच्चा रटने से ऊपर की तरफ बढ़े, यानी बोध की तरफ बढ़े और उसके बाद चिंतन की तरफ बढ़े, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, स्मृति, स्मरण। जो शिक्षा का स्तर होता है निम्न स्तर होता है कि जिसमें बच्चा रटता है, रटने से उसको आगे बढ़ाना है, बोध की तरफ ले जाना है, और बोध करने के बाद हमें चिंतन करना है उसको, यानी कि उस बच्चे में इनिशियल स्टेज पे वो बच्चा नहीं जानेगा कि यार ये गाड़ी चल रही है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, प्रदूषण होगा, भविष्य में क्या होगा। ये काम टीचर का होता है कि टीचर क्या करे, उसके अंदर ये स्किल भरे, उसके दिमाग में अब चीजें जो है भरे। तो भरने के लिए सबसे पहले हमें उसको अवेयर करना होगा, उसको जागरूक करना होगा, उसे बताना होगा, उसको समझाना होगा कि ये पेड़ पौधे हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले तो उसको नॉलेज देंगे, कि उसको जागरूक करेंगे कि पर्यावरण के प्रति वो संवेदनशील हो, कि अगर कूड़ा कचरा है वो बच्चा डेली देखता होगा, खाता पीता होगा, कूड़े कचरे को फेंक देता होगा, तो हम उसको बताएंगे कि इससे बीमारियां फैलती हैं। अगर उसकी तबीयत खराब है या कोई किसी की तबीयत खराब हो गई, हम उसको दिखा के या बता के कह सकते हैं कि इस वजह से इसकी तबीयत खराब है। तो उसको वो बच्चा जब जानेगा तो जागरूक होगा कि ऐसा ना किया जाए। तो पहला जो हम ऑब्जेक्टिव ईवीएस का है वो है जागरूकता, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि हम आसपास से जोड़ना। बालक को हम क्या करेंगे कि उसके परिवेश से, उसके आसपास की चीजों से हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जोड़ते हैं, एक लिंक बनाते हैं, ताकि बालक क्या करे, अपने आसपास की जो प्राकृतिक चीज हैं, नेचुरल चीजें हैं, वो उसको क्या करे, जाने समझे, और उससे जो फायदा लेना हो ले, और उसको जो संरक्षण देना हो वो भी दे। जैसे पौधों से हम क्या कहेंगे कि उसको, बालक को इनिशियल स्टेज पे नहीं पता है कि ऑक्सीजन दे रहा है, उसको ये पता है कि अगर ये आम का पेड़ है तो फल देगा, आम देगा, और आम मैं खाऊंगा, उसको आम अच्छा लगता है। तो हम उसको अवेयर करेंगे कि देखो तुम आम का पेड़ लगाओ, ये बड़ा होगा और उसके बाद से फल आएगा, तुम खाओगे, वही फल खाओगे, तो बालक बड़ा खुश होगा, उसको संरक्षण देगा, देखभाल करेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको आसपास जो भी चीजें हैं उससे कहीं ना कहीं रिलेट कर देंगे, ताकि वो क्या करे, उस चीज का संरक्षण करे, उसके बारे में जाने। वो जीव जंतु भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कुत्ता हो, पालतू नहीं भी है, वो कुत्ते को क्या करेंगे, हम बताएंगे कि देखो जो है कुत्ता तुम्हारा जो है रक्षा करता है, ठीक है, तुम उसको क्या करना कि खिला दिया करना। तो बच्चा क्या करेगा कि खिलाएगा, तो धीरे धीरे वो दोस्त हो जाएंगे एक दूसरे से। तो धीरे धीरे बच्चा भी जान जाएगा कि हाँ यार, उसके अंदर एक गुण आने लगेगा, जिसको कहते हैं सहयोग करने के गुण, हेल्प करने के गुण, ये उसके अंदर विकसित होने लगेगा। उसके बाद तीसरा आते हैं पर्यावरणीय क्रियाकलाप में भाग लेना। डेफिनेटली आप क्वेश्चन देखते होंगे, पूछा जाता है सीटेट में कि कोई एक्सपेरिमेंट या कुछ भी देकर, टास्क देकर पूछ सकता है कि हाँ भाई बताइए ये क्या है, परिकल्पना है या फिर जो है अवलोकन है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मतलब जो क्रियाकलाप है उसमें बालक क्या करे, अटेंशन ले, भाग ले। कहीं ऐसा ना हो कि आप करें और उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो खेल रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्या करिए, उसको इन्वॉल्व करिए, है ना। हम क्या करते हैं, जो सबसे पहला 5E में आप जानते होंगे कि एंगेज करना। बच्चे को हम क्या करते हैं, एंगेज कर देते हैं। तो एंगेज कर देंगे उसको, वो क्या करेगा पर्यावरणीय क्रियाकलाप में, तो उसको भी इंटरेस्ट आए, कुछ ऐसा करके हम दिखाएंगे। तो पर्यावरणीय क्रियाकलाप में वो बच्चा क्या करे, भाग ले, कुछ भी हो सकता है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक। नेक्स्ट है पर्यावरण के प्रति संवेदनशील। देखिए, बालक को हमें सेंसिटिव करना होगा इन फ्यूचर। मतलब उसको इस स्टेज पे ले जाके हमें नहीं बताना है कि जब तक देर हो जाए उसको, चूंकि ईवीएस क्या है कि यह प्राथमिक, यानी इंसान जब पहली सांस लेता है और आखिरी सांस तक वो अपने पर्यावरण से जुड़ा है, यानी पर्यावरण की जो शिक्षा देनी चाहिए या देना है हमें, वो प्राथमिक स्तर से ही देना है, क्योंकि बालक प्राथमिक स्तर से ही अपने पर्यावरण से क्या है, जुड़ा हुआ है।
तो उसको हमें सेंसिटिव भी बनाना है कि देखो जो तुम ऑक्सीजन या वायुमंडल है, जो गैस है, यूं ही नहीं है, इसमें एक कंटेंट नेचर ने फिक्स कर रखा है कि इस कंटेंट का लेवल इस तरीके से बढ़ेगा तो उससे ये नुकसान होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि यार ये बताओ, तुम अब नदी में जाते हो नहाने, तो डेफिनेटली आज के वक्त में आप जानते होंगे कि माँ बाप यही कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा गंदा पानी है। तो हम क्या करेंगे कि उस बालक से हम पूछेंगे, क्या तुम पता करके आना क्या पिताजी नहाते थे तुम्हारे? घर जाएगा, पापा से पूछेगा, पापा जाहिर सी चीजें कहेंगे हाँ हम लोग नहाते थे, अब नहीं नहा पाते हैं क्योंकि पानी गंदा है। वो आके टीचर को बताएगा कि इस वजह से हम लोग नहीं नहा पाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, टीचर जो है बताएगा उसको कि देखो हमें क्या होना चाहिए कि अगर हमें उसका यूज करना है तो हमें उसकी हिफाजत भी करनी होगी, यानी उसके अंदर संवेदनशीलता लाएंगे कि हाँ हमें इन चीजों को बचाना है और जो है इसका नेचुरल चीजों का यूज इस तरीके से करना है कि भविष्य में भी हम उसका यूज कर सके। आगे आने वाले पॉइंट में देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पर्यावरण के प्रति हम बालक को क्या करेंगे, संवेदनशील बनाएंगे। नेक्स्ट है बालक में उत्सुकता और सृजनात्मक, बालक को है ना बालक में जो है उत्सुकता लाना, मतलब बालक क्या हो, बोरिंग ना हो, यानी आपकी जो पर्यावरण जो शिक्षण है पद्धति या जो क्रियाकलाप है वो बोरिंग ना हो कि बच्चा जो है इससे फ्रस्ट्रेट होने लगे। आप उससे करके करने के कहिए कि ये दिखाए, या उसको ऐसा टास्क दीजिए कि वो इंटरेस्ट ले उसमें और उसके अंदर कैसा स्किल आए, तो क्रिएटिविटी हो, वो क्रिएटिव हो जाए, बालक क्या हो, क्रिएटिव हो। उसके अंदर ऐसा जब तक वो उत्सुकता नहीं होगा उसके काम करने में या वो एक्टिविटी करने में, वो नहीं होगा, वो क्रिएटिव नहीं होगा, फिर वो नीरस हो जाएगा, अरे यार छोड़ो इंटरेस्ट नहीं है, काहे फालतू का पड़े उस चक्कर में। तो जब बच्चा क्रिएटिव तभी होगा जब उसमें क्या होगा, उत्सुकता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सतत विकास, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको कह देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है एनवायरनमेंट का, आज के वक्त में तो सबसे बड़ा ही ऑब्जेक्टिव यही है ईवीएस का, जब इन फ्यूचर आप देखेंगे कि सतत विकास सस्टेनेबल, जो कि हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना का मेन थीम भी था कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना हमको। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, जैसे यूएन के 17 गोल भी हैं कि हाँ जैसे हमें भूखमरी, बेरोजगारी है ना, हेल्थ, और इन सब चीजों में 17 जो है गोल तय किया है यूएन ने। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, ये बच्चा को, हमें बालक को बताना भी पड़ेगा कि सतत विकास कब पॉसिबल है। सबसे पहली चीज की सतत विकास होती क्या है, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होती है जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करें कि वो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए वे बची रहे। जैसे हमने कहा कि भाई ऑक्सीजन, तो हम ऑक्सीजन ले तो रहे हैं लेकिन पेड़ को धड़ाधड़ काट भी रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि सब पेड़ काट दें, अपने लिए तो जिए, अब बाकी के लिए छोड़ दे कि भाई तुम जानो। तो हम क्या करेंगे, पेड़ बचाएंगे, ऐसा डेवलपमेंट भी करेंगे कि जिसमें हम क्या करें, आने वाले जो पीढ़ियां उनके लिए क्या चीजें बची रहे। तो सतत विकास ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। जानकारी होनी चाहिए, बच्चे को नॉलेज होना चाहिए। हम नॉलेज कैसे देंगे, जैसे बालक को ये पता होना चाहिए कि अगर भूकंप आए तो हमको क्या करना है, तो हम उस बालक को भूकंप के बारे में नॉलेज देंगे। हम उसे बाढ़ के बारे में, यानी कोई भी डिजास्टर है ना, यानी कि कोई भी डिजास्टर है उसके बारे में हम क्या देंगे, उसको जानकारी देंगे कि कभी भूकंप आए तो टेबल के नीचे छुप जाना, आपने जाना देखा भी होगा। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, बाढ़ हो गया है ना, चक्रवात हो गया, इन सब की बालक को हम इंफॉर्मेशन नॉलेज देते हैं। स्किल डेवलपमेंट करना ये सबसे बड़ा जो हमारा टास्क होता है, जैसे ऑब्जर्वेशन स्किल, ठीक है, ऑब्जर्वेशन स्किल होता है। इंक्वायरी स्किल हो जाएगा, बच्चे में इंक्वायरी करने का है ना, क्यों हुआ, ऑब्जर्वेशन स्किल्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हमारा ईवीएस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शिक्षण का पॉइंट है कि कौशल विकास है ना, उसके अंदर डेवलपमेंट करना है स्किल का, कि बालक क्या करे, ऑब्जर्व करे, चीजों को समझे, जाने, इंक्वायरी करे खुद से, टीचर से, औरों से, कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता है, इससे क्या फायदे और क्या नुकसान है, चिंतन है ना। उस बालक को हमें चिंतन के लेवल पे ले जाना है, तो उसके अंदर कौशल का हमें विकास करना होगा। नेक्स्ट है खुद से करके सीखना। डेफिनेटली हम बालक को ये प्रेरित करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव ही होता है शिक्षण का, कि बालक खुद से हैंड ऑन एक्टिविटी करे, यानी हैंड्स ऑन एक्टिविटी करे, ठीक है, यानी खुद से करे
हैंड्स ऑन एक्टिविटी, खुद से करे और सीखे उस चीज को, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, बालक को खुद से करके सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमारा है उचित व्यवहार एवं मूल्य, यानी कि राइट एटीट्यूड एंड वैल्यूज, राइट एटीट्यूड एंड वैल्यूज। तो राइट एटीट्यूड, उसके अंदर बहुत अच्छी जो है एटीट्यूड आए, उसके व्यवहार में क्या हो एक बहुत बदलाव, क्योंकि कहीं ना कहीं सांस्कृतिक कल्चरल भी क्या है हमारा इन्वायरमेंट से वो जुड़ा हुआ है। तो उसके अंदर अच्छे एटीट्यूड आए, अच्छे व्यवहार आए, उसके अंदर मूल्य, नैतिक जो मूल्य है उस बालक में विकास करना है हमको। तो नैतिक मूल्यों का विकास करना, ये सब के सब ऑब्जेक्टिव है ईवीएस का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद जो है हम आते हैं कि ईवीएस से जो रिलेटेड अगला टॉपिक है उस पे आते हैं। दोस्तों आइए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक, पर्यावरण अध्ययन का महत्व एवं एकीकृत पर्यावरण, ठीक है। महत्व का मतलब यह है कि क्या इंपॉर्टेंस है इन्वायरमेंट का। तो देखिए कुछ महत्व जो है इसके मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसी को एक्सप्लेन करते हैं, इसी से लास्ट में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज की जो पर्यावरण है ना, ये हम क्या होता है कि प्राथमिक स्तर से, बचपन से ही इससे जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका महत्व हमारे जीवन में प्राथमिक स्तर से ही है, इसीलिए इसको हमें प्राथमिक स्तर से पढ़ाया भी जाता है। पहला कह रहे पर्यावरण के बारे में जानकारी, ठीक है। ये महत्व क्या है कि भैया हम जब पर्यावरण अध्ययन पढ़ते हैं तो हम क्या चीज जानते हैं, हम अपने पर्यावरण के बारे में, है ना। तो पहला पर्यावरण अध्ययन का क्या महत्व है कि इससे हमें अपने पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा कह रहे पर्यावरणीय समस्या। देखिए हम क्या करते हैं, पर्यावरण अध्ययन से जो पर्यावरणीय समस्या है, डिजास्टर जो है जैसे भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, है ना, ये सब चीजों से हम क्या करते हैं, अवेयर हो जाते हैं। इसके अध्ययन से हम इसके बारे में जान जाते हैं कि अगर ये कंडीशन होगा इससे कैसे बच सकते हैं, इससे कैसे हम जो है अपने आप को क्षति कम किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए कि कह दिया जाए कि इस साल बारिश नहीं होगा, तो क्या जो है ये फिजिबल है कि हम बारिश के भरोसे बैठे रहें? नहीं। हमें जब जानकारी हो जाएगा कि हाँ भाई बारिश कम होना है, तो हम क्या करेंगे, उस हिसाब से उस समस्या से निपटने के लिए वैसे तैयारी हम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बालक अपने जीवन में पर्यावरण के महत्व को जाने, है ना। बालक क्या करे, हम उसको इसलिए पढ़ाते हैं पर्यावरण अध्ययन बालक को, ताकि वो अपने जीवन में जो पर्यावरण का महत्व है उसको वो खुद समझे, उसको रियलाइज करे बच्चा कि हाँ अगर पर्यावरण को अगर क्षति होगी, अगर या कह लीजिए कि जो भूजल स्तर है जैसे अगर ये कम होता गया, ऐसे ही दोहन हुआ, इसका संरक्षण नहीं किए तो क्या परेशानी आ सकती है, क्या इससे दिक्कत आ सकती है, उससे बालक को हम पर्यावरण को, समस्या को उससे जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद क्या करते हैं, उसके महत्व को बता देते हैं कि देखो ये महत्व है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे हम कारक, पर्यावरणीय कारक जो है, एक्चुअली ये पर्यावरणीय कारक है ना, पर्यावरणीय कारक हैं। कारक क्या है, जैसे कुछ पर्यावरणीय कारक हमारे लिए लाभदायक हैं और कुछ पर्यावरणीय कारक हमारे लिए हानिकारक हैं। इसके बारे में हम क्या करते हैं, पर्यावरण अध्ययन के जरिए या इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि बताते हैं कि ये पर्यावरणीय जो अध्ययन जो भी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने कहा कि पर्यावरणीय कारक में आप कहेंगे कि भाई वर्षा क्या है, लाभदायक है कि हानिकारक है, आप कहेंगे लाभदायक है, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा हो, या फिर कह लीजिए इसी चीज को चेंज मैं कर दूं, जैसे मैंने कहा ओलावृष्टि कह दीजिए। अब बताइए ये फायदे है कि नुकसान है इससे, ये भी वर्षा है, बस फर्क ये बर्फ हो, ये पानी है, आप कहेंगे ये लाभदायक है और ये हानिकारक है। तो ये पर्यावरणीय जो कारक हैं उसके बारे में हम जानकारी देते हैं, क्या चीजें लाभदायक है और क्या चीजें हानिकारक हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा वो है टॉपिक एकीकृत पर्यावरण। इसके बारे में आते हैं सीधे हम, एनसीएफ आपको बताते हैं, एनसीएफ 2000 और एनसीएफ 2005, ये दो इंपॉर्टेंट एनसीएफ है, इसी से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आए हैं, इसलिए मैं इसी को केवल डिस्कस करूंगा अच्छे से, ठीक। दोस्तों एनसीएफ 2000 के बारे में हम आते हैं, चर्चा करते हैं कि एनसीएफ 2000, सबसे पहले ये बात क्या सुझाव दिया एनसीएफ 2000 ने
कहा कि भाई आप विभिन्न विषयों के विचारों और अवधारणाओं को क्या करिए, एकीकृत करिए, इंटीग्रेटेड करिए। तो इंटीग्रेटेड करने का जो सुझाव दिया गया वो एकीकृत, एकल विषय के रूप में पढ़ाया जाए, एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए एनवायरमेंट। तो ये 1975 में सब विषयों को मिला दीजिए और पढ़ाइए। एनसीएफ 2000 की बात एनसीएफ 2000 कहता है कि एकीकृत, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट। इसने कहा यार ऐसा करो, सामाजिक विज्ञान जो है और सामान्य विज्ञान जो अलग अलग पढ़ाया जा रहा है इसको मिला दो और एक पर्यावरण के नाम से एक सब्जेक्ट बनाकर उसको पढ़ाओ। एकीकृत पर्यावरण की इसने सुझाव दिया। उसके बाद से कहा क्लास फर्स्ट सेकेंड के लिए कि भाषा गणित को क्या करिए, बच्चों को गणित भी सिखाइए, पर्यावरण से सिखाइए, उसके नजदीकी जो पर्यावरण है उसकी प्राकृतिक चीजें उससे जोड़कर उसकी भाषा को, उसके गणित को ज्ञान दीजिए। क्लास थर्ड फोर्थ में कहा गया जो प्राकृतिक जो यानी इन्वायरमेंट है और जो सोशल साइंस है इन सबको मिलाकर एक इन्वायरमेंट बनाइए और उसको पढ़ाइए। ये इन्वायरमेंट ईवीएस जो है 2000 की बात थी। आते हैं एनसीएफ जो है 2000 की बात थी। आते हैं नेक्स्ट एनसीएफ 2005, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 जो आया ये भी सेम चीज वही कहता है कि क्लास फर्स्ट और सेकेंड में पर्यावरण क्या है, हम जो है भाषा और गणित को मिलाकर एक साथ जो है पर्यावरण को पढ़ेंगे। एक जो प्राकृतिक कारक हैं उनको भाषा और गणित के माध्यम से हम क्या करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। और 3-4 में हम क्या करेंगे, 3 से 5 तक की जो क्लास है उसमें हम क्या करेंगे कि एक इंटीग्रेटेड एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे ईवीएस के तौर पे, जिसमें सामाजिक विज्ञान और जो है सामान्य विज्ञान और पर्यावरण तीनों जो है क्या होंगे उसमें समाहित होंगे। आते हैं नेक्स्ट मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसके एनसीएफ के उद्देश्य से। तो एनसीएफ का उद्देश्य है वो देखते हैं, जैसे कह रहा है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंध को पहचानने व समझने में बच्चों को हम क्या करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। जो भी नेचुरल होता है, जो हमारा कल्चरल है और जो सोशल पर्यावरण है यानी कि इन्वायरमेंट है, उसके बीच क्या रिलेशन है इसको बालक क्या करे, पहचाने, ठीक है, उसको जाने और उसको समझे। ऐसा जो है हम बच्चों में क्या करते हैं, बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। यह एनसीएफ 2005 कहता है। दूसरी चीज कह रहा है सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस करता है, एम्फेसाइज करता है। तो ये प्राकृतिक पर्यावरण पे सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करता है क्या, एनसीएफ 2005, जिसमें बच्चों को क्या करते हैं उसके प्रति हम जो जिज्ञासा, उसके बच्चे के अंदर प्राकृतिक पर्यावरण को जानने की जिज्ञासा हम क्या करते हैं उसमें डेवलप करते हैं। एवं सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को हम क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ठीक, क्रिएटिव बने बालक, ऐसा जब इन्वायरमेंट से रिलेट करेंगे तभी वो क्या बनेगा, वो बंदा जो है क्रिएटिव बनेगा। नेक्स्ट है अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि की प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गद्यात्मक कौशल का क्या हमें करना है, विकास करना है। तो देखिए कोई चीज हम कह सकते हैं कि भाई उसका अवलोकन करो, कुछ हम बीज दे सकते हैं उसको, उसमें पानी में भिगाकर उसको हम कह देंगे कि सूती के कपड़े में रख के उसका अवलोकन करना है ना, वो दे सकते हैं। हम उसको वर्गीकरण कर सकते हैं कि भैया बताओ कुछ बीज ऐसे हैं जो अंकुरित होते हैं, कुछ बीज नहीं होते हैं, उसको हमने कहा कि अंकुरित अवलोकन करके एक्सपेरिमेंट करके क्या करो उसको बांटना, उससे निष्कर्ष निकालो। ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, ये प्रक्रियाएं आदि से हम क्या करेंगे, उसकी बुनियादी जो है संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल का क्या करेंगे, हम विकास करेंगे। नेक्स्ट है परिवेश की वास्तविक परिस्थितियों से उसको क्या करेंगे, अनुभव दिलाएंगे। उसके जो आसपास में जो वास्तविक रियल कंडीशन है उससे हम उसको रिलेट करके क्या करेंगे, हम उसको जो है बालक को उसको एक्सपीरियंस देंगे। उसके अलावा अगर बात करें एनसीएफ जो है 6 थीम की बात करती है। आइए जो एनसीएफ 2005 या कह लीजिए जो ईवीएस की जो 6 थीम है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, हम यही डायरेक्ट समझ लेंगे, उसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं थीम ऑफ ईवीएस क्या है। थीम ऑफ ईवीएस यानी कि पर्यावरण का विषय, पर्यावरण का विषय, इससे क्वेश्चन आ चुका है। देखिए भाई पर्यावरण का विषय क्या है, थीम क्या है। देखिए बालक रहता है किसमें, आप कहेंगे परिवार एवं मित्र के बीच में। ठीक है भाई, परिवार में रहेगा। एक बात बताइए, खाना खाएगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल, तो भोजन करेगा। भोजन करने के बाद पानी भी पिएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल पानी पिएगा। तो जल उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब उसके रिश्तेदार होंगे यानी कि वो क्या करेगा, यात्रा उतरा भी करेगा कुछ, तो बिल्कुल यात्रा करेगा। ठीक है, यात्रा कर लिया उसने, तो परिवार हो गया, भोजन हो गया, जल हो गया। और इसके बाद वो क्या करेगा कि घर पे रहेगा भी, तो हम कहेंगे उसको भाई कि वो उसको घर चाहिए, तो आप कहेंगे उसको आश्रय भी चाहिए।
अब वो सारी चीजें जब हो गई, इन सभी चीजों का मिला जुला हम कहेंगे कि वे चीजें जो हम बनाते हैं। इन सब को मिला के एक चीज है, वे चीजें जो हम बनाते हैं। ठीक है, अब परिवार एवं मित्र में सब थीम्स हैं। परिवार एवं ये क्या है, 6 थीम है ईवीएस के, 6 थीम है ईवीएस के। परिवार एवं मित्र में सब थीम कौन कौन सा आता है, तो जैसे आप कहेंगे परिवार में रहेगा तो साथ में वो जंतु से भी इंटरेक्ट होगा, वो पौधों से भी इंटरेक्ट होगा, पौधे हो जाएंगे, जंतु हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है दोस्तों, इसके अलावा जो बालक जो है जब रिलेशन में रहेगा तो वो संबंध भी होगा, संबंध होगा और खेल भी होगा। तो ये सब थीम है। तो देगा, निम्नलिखित में से कौन सा थीम नहीं है, ये देगा, ये देगा, ये देगा और इनमें से कोई एक दे देगा। तो आप क्या करेंगे, उसको आंसर टिक कर देंगे। तो 6 थीम की बात की मैंने। ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पेडागॉजी से, कुछ इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो टॉपिक वाइज हम देखेंगे और इस क्वेश्चन की श्रृंखला में कुछ इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन हम जो है रखेंगे जो सारे टॉपिक को लगभग कवर करे। जैसे कि आते हैं, पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है, ऐसे टिकटों का उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है अलग अलग साधनों, पहला ऑप्शन दिया गया इसमें ए, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है, यात्रा की लागत पर वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करता है, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, आरक्षण प्रक्रिया की समझ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई राधा नाम की महिला है, वो टिकट लेके यात्रा करती हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो जगह जब अलग अलग जगहों पे टिकट यात्रा कर रही हैं तो इस यात्रा में, इस क्वेश्चन में आरक्षण जैसी कोई बात नहीं की गई, यानी डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी जिसमें डी ऑप्शन होगा वो हो नहीं सकता है। दूसरा यानी कि ए और बी जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, आते हैं ऑप्शन सी बच गया और डी, इसमें ए और सी है और बी और सी है। ठीक है, आते हैं ऑप्शन, जैसे पहला कह रहा अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है, बिल्कुल साधन बदलेंगे, हवाई जहाज से जाएंगे यहाँ से दिल्ली अलग किराया है और बस से जाएंगे अलग किराया है, ट्रेन से अलग किराया, तो बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। बी कह रहा है यात्रा की लागत पर वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर, देखिए लागत नहीं, दूरी के हिसाब से जो किराया होता है। अगर आप जाते हैं यहाँ से मुंबई, जो टिकट रेलवे का है इसमें ये नहीं देखा जाता है डीजल इंजन से चलेगा कि पेट्रोल से, तो ऑप्शन बी जो है वो गलत हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन बी कट गया, तो ऑप्शन सी बचेगा, ए और सी। सी देखते हैं, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, बिल्कुल ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं, इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी। क्वेश्चन 5 क्लास 5th से, यानी कि बच्चा जो है पर्यावरण से संबंधित जानकारी रखता है, ये तो तय है। ऑप्शन ए आते हैं, यानी आपसे पूछा गया आप क्या करेंगे, तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट पर उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिकता और सार्थक अध्ययन के लिए उस विद्यार्थियों की यात्रा से पूर्व साझा करना। चलिए ठीक है, एक मान लीजिए ऑप्शन है ये, जहां जाना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थी को कहा ही नहीं गया। क्वेश्चन किसको कह रहा है, आपके लिए, तो ये हटा दीजिए। ठीक है, कि विद्यार्थियों को पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ के और उसके बारे में उसको जानकारी देना है। आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों के साथ ले जाना, ये बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी का ऑप्शन कह रहा है यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थियों को अनुशासित रहे उस स्थान से शांतिपूर्वक अवलोकन करे, ये भी बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन ए सही है। क्रियाकलापों की आप क्या करेंगी, एक सीट बनाएंगी, उस स्थान के बारे में क्या करेंगे, जानकारी लेंगे जो कि क्या हो, प्रमाणिक हो। आप जो है प्रमाणिक, यानी जो नॉलेज देंगी वो सही होना चाहिए। सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ जाने से पहले हम क्या करेंगे, बच्चों को एक आइडिया दे देंगे कि हाँ भैया ये ऐसा है, ऐसा इस राजा ने बनाया, ये इतनी दूरी पे, ये सारी चीजें बता देंगे उसको, पहला काम हम करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से 4 विभिन्न गतिविधियां सुझाती है। पहला कहती है खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखे और उसे नीचे धकेले। बी ऑप्शन कह रहा है स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना। तीसरा ऑप्शन है गुब्बारे में हवा भरना और चौथा ऑप्शन है 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले आए तब उसे एक गुब्बारे को फोड़ दें। ठीक है भाई, देखिए हमें 2 चीज बताना है। किस बारे में कि गुब्बारा यानी कि में क्या है, गुब्बारे में हवा है। ठीक है, गुब्बारे में हवा भर दिया गया है और कहा जा रहा है हवा के बारे में बताइए कि इसमें भार होता है और इसमें स्थान होता है, यानी 2 कंडीशन हो, ऐसा ऑप्शन बताइए। आते हैं पहला ऑप्शन पे दोस्तों। पहला ऑप्शन कह रहा है खाली उल्टा जो है बीकर पानी की सतह के ऊपर रखे और उसे नीचे की तरफ धकेले। मान लीजिए कि ये पानी है, इस पानी में क्या करेंगे, एक बीकर यानी गिलास वगैरह ले लीजिए, इसमें नीचे की तरफ ढकेलिए, यानी कि इसको नीचे की तरफ करिए तो देखेंगे आप कि मान लीजिए कागज यहाँ रख दीजिए। कागज को जब निकाले, जब ये गिलास को वापस निकालेंगे बाहर, देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो गिलास था उसमें कागज जो है वो भीगा नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें क्या भरा था, इसमें आप कहेंगे कि हवा जो है भरी थी, इसलिए हवा कहेंगे स्थान घेरता है, तभी तो उस जगह पानी नहीं जा पाया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सही है। स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना। जूस को जब हम स्ट्रा के माध्यम से जब खींचेंगे तो इसमें हम क्या क्रिएट करते हैं, आंसर है वैक्यूम क्रिएट करते हैं। ठीक, दाब को जो है प्रेशर को हम कम करते हैं, जिसकी प्रेशर कम होने की वजह से ये क्या होता है, उच्च प्रेशर की तरफ, इसमें निम्न प्रेशर जनरेट होता है। यहाँ उच्च प्रेशर है तो उच्च प्रेशर से निम्न प्रेशर की तरफ जो है क्या होने लगता है, बहने लगता है। तो यहाँ प्रेशर की तो बात ही नहीं कही गई है। तीसरा कह रहा है गुब्बारे में हवा भरना। गुब्बारे में हवा भरेंगे, गुब्बारा फूलेगा, मतलब वो भी क्या होगा, स्थान घेरेगा, यानी कि बिल्कुल गुब्बारे में हवा भरेंगे तो स्थान घेरेगा। ऑप्शन सी भी वही बात कह रहा है जो ऑप्शन ए कह रहा है। और डी कह रहा है 2 भरे हुए गुब्बारे को एक छड़ से बांध देंगे और एक को फोड़ देंगे। ठीक है, एक छड़ बांध दिए, यहाँ गुब्बारा 2 ठो लटका दिए, एक को जब हम फोड़ देंगे, इसको फोड़ देंगे तो क्या होगा, ये इस तरफ झुक जाएगा पलड़ा। तो मतलब ये क्या बता रहा है कि हवा में क्या होता है, भार होता है। तो भार भी बताए और स्थान भी बताए। तो ये दोनों चीजें कौन सा ऑप्शन देखते हैं, बता रहा है ए और डी। ए और डी क्या बता रहा है, बिल्कुल सही बात है। ए बता रहा है खाली बाल्टी और डी बता रहा है आपको क्या करना है, गुब्बारे को यानी स्थान। ऑप्शन ए सही है। बी और बी तो गलत ही है। ए और सी दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि स्थान घेरने ही वाला। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधता पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। कह रहा है विभिन्न प्रकार की खानों की चीजों का चित्र और फ्लैश कार्ड दिखाएं। देखिए कक्षा 4 में है, इसका मतलब बच्चा कुछ समझदार है तो उसको अब कार्ड और फ्लैश कार्ड से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट देंगे। चलिए ऑप्शन मान लेते हैं कुछ हद तक। विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया और इसके बाद चर्चा करें। तो देखिए ये रीजनल हो जाएगा, यानी कि एक क्षेत्र की बात हो जाएगी, उसी रीजन के बच्चे होंगे, अपना आसपास के सारे भोजन बताएंगे। ऑप्शन डी कह रहा है विद्यार्थियों से कहे कि अपने परिवार कि भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। वही बात हुई, परिवार से का मतलब वही जो वो खाते हैं, तो रीजनल भी होगा, है ना। ये भारत के स्तर पे पूछा गया है, पूछा हमारे देश के भोजन की संस्कृति। तो हम क्या करेंगे, चूंकि बच्चे अब समझदार हैं तो विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने विविध भोजन विद्यार्थियों को हम क्या करेंगे, एक परियोजना, एक काम दे देंगे कि जाओ तुम कहीं से सर्च करके लाओ। तो वो जा सकता है, कई इस बुक का हम रेफरेंस दे देंगे, हो सकता है इंटरनेट का रेफरेंस दे देंगे कि नेट पे से जाके कलेक्ट करके डेटा ले आओ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करता। ऑप्शन ए कह रहा है विषयानुसार उपागम, बच्चों के अनुभव और संदर्भ को जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप और तकनीकी शब्दावलियों से परिचित करना। दोस्तों जो तकनीकी शब्द से, तो पहली बात की एनसीएफ 2005 कहता है क्या चीज भाई, बोझ रहित, है ना, बोझ रहित अधिगम।
बोझ रहित अधिगम की, लर्निंग की जो बात करता है वो क्या होना चाहिए, बोझ रहित होना चाहिए, कोई उस पर बोझ नहीं डालना है। हम जब टेक्निकल टर्म यूज करेंगे तो जाहिर सी चीज है वो क्या होगा, एक बोझ होगा, रटने वाली चीज। और रटने क्या से साफ साफ मना कौन करता है, तो एनसीएफ 2005 कहता है कि हमें रटाना बिल्कुल नहीं है। एनसीएफ 2005 कहता है कि रटना नहीं है, तो रटने वाली शिक्षा हम उसको नहीं देंगे। तकनीकी शब्दावलियों का भी उपयोग बालक के लिए दिक्कत होगा, ठीक है, तो हम उसको नहीं देंगे। ऑप्शन डी रॉन्ग होगा, ठीक है। तो एनसीएफ ये कहता है कि भाई, एनसीएफ 2005 ये भी कहता है कि भाई बालक की कोई गलती नहीं होती है। अगर एक बालक नहीं सीख पाता है तो ये आप यानी कि सिस्टम में कमी है, बालक में कोई कमी नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो है सेशन था पेडागोजी का, काफी इंपॉर्टेंट भी है। और कुछ क्वेश्चन की श्रृंखला हम अलग से लाएंगे जिसमें पूरे ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो सेशन स्पेशल होगा और बहुत ही स्पेशल होगा आपके एग्जाम के लिए, तो उसको देखना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।